चलो, द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ टू अमाइनो एसिड टुगेदर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। सही है, तमाम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में जो जो मोनोमर्स होते हैं सब कंडेंसेशन के प्रोसेस से ज्वाइन होते हैं। सही है, कंडेंसेशन का दूसरा नाम डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। तो कंडेंसेशन लिखा हुआ या डिहाइड्रेशन सिंथेसिस लिखा हुआ, ऑप्शन डी हुआ डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। सही, तो द करेक्ट आंसर विल बी चार्ली कंडेंसेशन। वाटर मॉलिक्यूल्स आर कोहेसिव ड्यू टू, सही है, हाइड्रोजन की बॉन्ड की वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कोहेसिव नेचर के होते हैं। तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बीटा हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर एग्जांपल्स ऑफ मोनोसैकेराइड। तो द करेक्ट आंसर विल बी अल्फा मोनोसैकेराइड्स। कोलेजन इज क्लासिफाइड एज अ फाइब्रस प्रोटीन। कोलेजन क्या होता है, एक फाइब्रस प्रोटीन होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बीटा फाइब्रस प्रोटीन। रुक जाओ थोड़ा, आराम से। लिपिड्स आर प्राइमरीली नॉन पोलर। सही, लिपिड्स क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। हाइड्रोफिलिक भी नहीं हो सकते, वाटर सॉल्युबल भी नहीं हो सकते, चार्ज भी नहीं हो सकते। तो एक ही आंसर बच गया, चार्ली नॉन पोलर। फॉस्फोलिपिड्स आर अ मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये भी बहुत मुश्किल क्वेश्चन था। सही है, तो फॉस्फोलिपिड मेजर कंपोनेंट होते हैं अल्फा सेल मेम्ब्रेन के। न्यूक्लिक एसिड आर कंपोज्ड ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। यही बहुत मुश्किल एमसीक्यूज था। सही, न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं क्या, न्यूक्लिक एसिड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, चार्ली न्यूक्लियोटाइड्स। विच न्यूक्लियोटाइड बेस इज कॉम्प्लीमेंट्री टू एडेनिन इन आरएनए। सही है, तो एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री अगर डीएनए में पूछा जाता तो वो थाइमिन होता, मगर आरएनए में पूछा जा रहा है तो क्या होगा, करेक्ट आंसर डेल्टा यूरेसिल। द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टेरॉइड मॉलिक्यूल इंक्लूड्स 4 फ्यूज्ड रिंग्स। सही है, इन 4 फ्यूज रिंग में 3 हेक्सागोनल होती हैं, 3 आर हेक्सागोनल एंड 1 इज पेंटागोनल। सही है, तो द करेक्ट आंसर विल बी अल्फा 4 फ्यूज्ड रिंग्स। द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इन्वॉल्व्स विच प्रोसेस, हाइड्रोलाइसिस। यहां पे ग्लाइकोजन की जगह कोई भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल आ जाए वो किस प्रोसेस के जरिए ब्रेकडाउन होगा, हाइड्रोलाइसिस। और कोई भी बायोमॉलिक्यूल आ जाए वो किस प्रोसेस के जरिए बनेगा, कंडेंसेशन। सही है, तो यहां पे ग्लाइकोजन है, कोई भी बायोमॉलिक्यूल आ जाए आंसर क्या रहेगा, सेम हाइड्रोलाइसिस अल्फा। आराम से थोड़ा रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, 2 सेकंड रुक जाओ, फिर करो आगे। सही है, विच लिपिड फंक्शंस एज अ प्रीकर्सर फॉर स्टीरॉयड हार्मोन्स, कोलेस्ट्रॉल। सही, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डेल्टा कोलेस्ट्रॉल। थोड़ा सा और देखो, अभी तक लिख रहे हैं, चेक कर रहे हैं उससे, अब इतना सही है। 12 देखो, द बैकबोन ऑफ डीएनए एंड आरएनए मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। बिल्कुल, बैकबोन डीएनए और आरएनए कौन बना रहे होते हैं, अल्फा न्यूक्लियोटाइड्स। सही है, a protein of 50 amino acids has how many peptide bond, 49। अगर अमाइनो एसिड 50 होंगे तो उसमें पेप्टाइड बॉन्ड 49 होंगे। जितने भी अमाइनो एसिड्स होंगे, अगर 2 अमाइनो एसिड है तो उसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड 1 होगा, अगर 3 अमाइनो एसिड है तो उसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड 2 होगा, अगर 4 अमाइनो एसिड है तो उसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड 3 होगा। सही, जितने भी अमाइनो एसिड्स होंगे पेप्टाइड बॉन्ड क्या होगा, उसका 1 कम होगा, 1 लेस। सही है, सही, तो पेप्टाइड बॉन्ड को लिख सकते हैं हम लोग, peptide bonds is equals to number of amino acids in each chain minus 1। सही, ये फॉर्मूला हो सकता है। 14 देखो, which carbohydrate serve as energy storage molecule in plants, starch।
सही है। और अगर एनिमल होता तो ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन का है ही नहीं ऑप्शन। सही है। 15 देखो, द पेंटोज शुगर फाउंड इन आरएनए मॉलिक्यूल्स इज राइबोज। सही है। वो पेंटोज शुगर जो आरएनए में पाया जाता है वो राइबोज है। और आरएनए के अलावा कोई भी न्यूक्लियोटाइड, कोई भी न्यूक्लिक एसिड यहां पे लिखा हुआ उसमें क्या आएगा, राइबोज आएगा। सिर्फ एक न्यूक्लिक एसिड ऐसा है जिसका नाम है डीएनए, वो उसमें क्या होगा, सिर्फ डीएनए में होगा डीऑक्सीराइबोज। बाकी इस आरएनए की जगह एटीपी आ जाए, एनएडीपी आ जाए, एफएडी आ जाए, सब में क्या होगा, राइबोज होगा। सही, सब में राइबोज होगा, सिर्फ डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया, बीटा राइबोज। सिक्सटीन देखो, विच टाइप ऑफ आरएनए कैरीज अमाइनो एसिड्स टू द राइबोसोम ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए मैसेज लेके आता है। सही है। राइबोसोमल आरएनए पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है और ट्रांसफर आरएनए कैरी करता है अमाइनो एसिड को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसफर आरएनए। सही है। रुक जाओ रुक जाओ, सही है, चेक करो इसको, हो गया। 17 द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इन न्यूक्लिक एसिड लिंक्स, किसको लिंक करते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड न्यूक्लियोटाइड्स को, किसको लिंक करते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स को लिंक करता है। सही, दो न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से किससे अटैच होते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से अटैच होते हैं। सही है। अच्छा, इसके अलावा अगर एमसीक्यूज आए, नाइट्रोजन बेसिस हाइड्रोजन बॉन्ड की तरह देखो, अगर पूछा जाए, मैं बता रहा हूं, अगर पूछा जाए टू न्यूक्लियोटाइड्स, तो ऑप्शन होगा, तो आंसर होगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर लिंक्ड बाय विच बॉन्ड, दो डीएनए के स्ट्रैंड किस बॉन्ड के जरिए लिंक्ड होते हैं, दो डीएनए के स्ट्रैंड, तो क्या ऑप्शन, क्या आंसर होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका आंसर होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। सबको समझ में आ गया कैसे, ये बताना है, आ गया समझ में। सही है, तो इसका हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। सही है। अच्छा, अगर एक क्वेश्चन आ जाए, विच बॉन्ड कनेक्ट्स द फॉस्फेट टू फिफ्थ कार्बन ऑफ राइबोस, कौन सा ऐसा बॉन्ड है जो फॉस्फेट को राइबोस के पांचवें कार्बन से अटैच करता है, इसको बोलते हैं, इस बॉन्ड को बोलते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ये देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, ये पांच कार्बन हो गए। सही है। पांचवें कार्बन से फॉस्फेट अटैच होता है बाय मीन ऑफ फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। सही है। फॉस्फोएस्टर बॉन्ड के जरिए पांचवें कार्बन से क्या अटैच होता है, फॉस्फेट। और इसके ऊपर एक और न्यूक्लियोटाइड होगा, इसके ऊपर एक और न्यूक्लियोटाइड होगा। सही है। सही है। अच्छा, ये पांचवें कार्बन पे मौजूद फॉस्फेट इस ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड के तीसरे कार्बन से बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3 4 5, किससे बॉन्ड बनाएगा, थर्ड कार्बन से। और ये जो फॉस्फेट और तीसरे कार्बन के बीच में बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या कहलाएगा, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ये देखो, ये एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड और ये दूसरा फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। तो ये राइबोस शुगर और ये राइबोस शुगर, ये न्यूक्लियोटाइड और ये न्यूक्लियोटाइड किसके जरिए अटैच है, एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ये दूसरा फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, तो इसको क्या बोलेंगे, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। समझ में आ गई बात, रफ कर दो। एटीन देखो,
द ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स इज फैसिलिटेटेड बाय, कौन फैसिलिटेट करता है? लाइपेज फैसिलिटेट करता है, बिल्कुल सही। लाइपेज लिपिड को वो करता है, डाइजेस्ट करता है, सही है। लिपिड को डाइजेस्ट करके किसमें कन्वर्ट कर देता है? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, सही है। तो करेक्ट आंसर विल बी अल्फा लाइपेज। ग्लाइकोजन प्राइमरीली फंक्शंस एज एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल इन एनिमल सेल्स, बिल्कुल अल्फा हो जाएगा आंसर, सही है। प्लांट सेल में, प्लांट में होता ही नहीं है ग्लाइकोजन, नर्व सेल्स में नहीं, पिगमेंट नहीं, फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं सकता क्योंकि प्लांट में होता ही नहीं है। तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्फा एंड एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल इन एनिमल सेल्स। 20 द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज प्राइमरीली स्टेबलाइज्ड बाय, प्रोटीन का जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है उसको प्राइमरीली कौन स्टेबलाइज करता है? डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बिटवीन सिस्टीन रेसिड्यूज, सही है। तो बीटा आंसर हो जाएगा इसका 20 का। इसके अलावा देखो प्रेजेंट जो होता है, प्रेजेंट टर्शियरी बॉन्ड में, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में प्रेजेंट हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है, पेप्टाइड बॉन्ड भी होता है और आयोनिक इंटरेक्शन भी होता है, तीनों चीज प्रेजेंट होती है। मगर स्टेबलाइज कौन करता है? डाइसल्फाइड। इन डीएनए मॉलिक्यूल्स द बेसेस एडेनिन एंड थाइमिन आर कनेक्टेड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, सही है। एडेनिन और थाइमिन आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए कनेक्ट होते हैं। और कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, बिल्कुल सही। और साइटोसिन और गोनिन कितने हाइड्रोजन बॉन्ड? ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। Which property of water is most crucial for its role as a solvent in biological system? हाई पोलैरिटी, बिल्कुल सही। हाई पोलैरिटी, हमें पता है वाटर मॉलिक्यूल पोलर होता है और सिर्फ पोलर सॉल्यूट को ही डिसॉल्व करता है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी होती है इसकी पोलैरिटी की वजह से। वाटर की सॉल्युबिलिटी वाटर की पोलैरिटी की वजह से होती है। तो करेक्ट आंसर विल बी डेल्टा। The breakdown of ATP to ADP and inorganic phosphate is an example of हाइड्रोलाइसिस, बिल्कुल सही। हाइड्रोलाइसिस, सही है। अच्छा, और एडीपी का एटीपी में कन्वर्ट होना कौन सा रिएक्शन होगा? कंडेंसेशन होगा, सही है। Which of the following is the function of nucleic acids in cells? क्या? हाँ, न्यूक्लिक एसिड का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड एक्सप्रेशन। एनर्जी स्टोरेज हो सकता है? नहीं हो सकता है। एटीपी एक न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लिक एसिड नहीं है। न्यूक्लिक एसिड आप पॉलीन्यूक्लियोटाइड, तो इसलिए ए नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता। चार्ली देखो, चार्ली एंजाइमेटिक कैटलिस्ट, राइबोसोमल आरएनए नेचर एक प्रोटीन होता है, सॉरी एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, अब ये न्यूक्लियोटाइड नहीं होता है, ये आरएनए न्यूक्लिक एसिड होता है, तो ये पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज न्यूक्लिक एसिड होता है, सही है। तो चार्ली नहीं हो सकता। यहां न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहे हैं हम, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की बात थोड़ी कर, न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहे हैं। चार्ली भी सही है, डेल्टा भी सही है, सही है। एंजाइमेटिक कैटालिसिस करता है, बिल्कुल। राइबोसोमल आरएनए पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज बनाते हैं और ये एंजाइमेटिक कैटालिसिस करता है। आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड, और हम न्यूक्लिक एसिड की तो बात कर रहे हैं, तो चार्ली भी सही है, डेल्टा भी सही है, मगर मोस्ट एप्रोप्रिएट क्या होगा? डेल्टा होगा, सही है। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट में हम आंसर लगाएंगे डेल्टा, सही है। तो आंसर होगा डेल्टा ही हमारा। विच इज अ रिड्यूसिंग शुगर, क्या होगा? गैलेक्टोज। गैलेक्टोज रिड्यूसिंग शुगर है। गैलोकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन से बन जाता है, सही है। ये तो है ही नहीं, ये तो कार्बोहाइड्रेट ही नहीं है। सक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये तो एंजाइम है, सही है। अब देखो, द मोस्ट अबंडेंट आरएनए इन द सेल इज राइबोसोमल आरएनए व्हिच इज अबाउट 80% प्रेजेंट होता है सेल में। मैसेंजर आरएनए 3 to 4%, सबसे लीस्ट अबंडेंट होता है मैसेंजर आरएनए, और ट्रांसफर आरएनए 10 to 20%, सही है।
तो 26 का आंसर हो जाएगा अल्फा राइबोसोमल आरएनए। 27, किसी को कोई चीज समझ में नहीं आया तो बीच में रोक के पूछ लेना, सही है। नेम द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड्स। ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, सही है, जिसमें रेडिकल में क्या होता है, रेडिकल की जगह सिर्फ हाइड्रोजन होता है, सबसे सिंपल यही होता है। इसके अलावा सारे क्या होते हैं, इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, सही। तो ग्लाइसिन विल बी द राइट आंसर। 27 का राइट आंसर डेल्टा ग्लाइसिन। हीमोग्लोबिन हैज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अच्छा एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, हीमोग्लोबिन का तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हो गया, एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, अल्फा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन हैज विच स्ट्रक्चर। अल्फा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन का कौन सा स्ट्रक्चर होता है? टर्शियरी, बिल्कुल सही। अल्फा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन का आंसर क्या होता है, सॉरी उनका उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है, सही है, अल्फा चेन का। अब देखो हमने क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि जब दो से ज्यादा टर्शियरी स्ट्रक्चर एक दूसरे कंबाइंड हो तो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इसको क्या कहते हैं, क्वाटरनरी। अब हमें पता है कि 4 चेन्स होती हैं, 2 अल्फा 2 बीटा, 4 टर्शियरी चेन्स मिल गई और मिलकर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना ली, वो क्या है, क्वाटरनरी। तो एक इंडिविजुअल चेन टर्शियरी होती है और चारों चेन मिलकर क्या बना लेती हैं, क्वाटरनरी। अगर मायोग्लोबिन के बारे में पूछा जाए, मायोग्लोबिन कौन सा स्ट्रक्चर होता है, मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, मायोग्लोबिन में हमें पता है एक चेन होती है सिर्फ, सही, सिंगल चेन होती है मायोग्लोबिन में, सही है, और एक चेन होने की वजह से इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, टर्शियरी। नहीं पढ़ा है, अभी पढ़ लोगे, नई बुक में पढ़ाऊंगा, रिस्पायरेशन पढ़ाऊंगा ना उसमें, रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स में। (29) which is the most abundant biomolecule on earth? कार्बोहाइड्रेट। कैसे? अच्छा हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, दुनिया में सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल है और यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल ही में प्लांट भी आ जाते हैं, फंजाई भी आ जाते हैं, एनिमल भी आ जाते हैं, इंसेक्ट्स भी आ जाते हैं, सब आ जाते हैं यूकैरियोटिक सेल में। और यूकैरियोट से हमने देखा था कि प्रोटीन कितना था, प्रोटीन वाज 18% एंड कार्बोहाइड्रेट वाज 4%, यही था ना यूकैरियोटिक सेल में। और अगर यूकैरियोटिक सेल के अलावा अगर प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रोटीन कितना था, 15% और कार्बोहाइड्रेट 3%, सही है। तो दोनों में प्रोटीन ज्यादा है, फिर भी कार्बोहाइड्रेट अबंडेंट क्यों है अर्थ में, पता है क्यों? क्योंकि देखो इसमें हम जो बात कर रहे हैं, इसमें हम बात कर रहे हैं प्रोटोप्लाज्म की, लिविंग कंपोनेंट ऑफ सेल की, सेल मेम्ब्रेन समेत सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितनी भी चीज है उसकी बात हम लोग कर रहे हैं, लिविंग कंपोनेंट ऑफ सेल की बात कर रहे हैं। और सेल के बाहर एक नॉन लिविंग चीज भी होती है प्लांट में, जिसको बोलते हैं सेल वॉल, और वो बनी हुई होती है सेल्यूलोज से, और सेल्यूलोज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, सही है। और इसीलिए हम उसको काउंट ही नहीं करते उस सेल्यूलोज को, ये नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग को हम काउंट ही नहीं करते, ये लिविंग कंपोनेंट, लिविंग कंपोजिशन है, लिविंग कंपोजिशन ऑफ सेल, नॉन लिविंग कंपोजिशन नहीं है। मगर अगर अर्थ की बात आ जाए, यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म की नहीं बल्कि अर्थ की बात आ जाए, तो अर्थ में सबसे ज्यादा क्या है, कार्बोहाइड्रेट। समझ में आई बात, क्लियर हुआ? इस तरह पेप्टाइडोग्लाइकेन बैक्टीरिया में होता है सेल वॉल में, नॉन लिविंग है मगर है तो कार्बोहाइड्रेट ना, पेप्टाइडोग्लाइकेन। हेमीसेल्यूलोज होता है, पेक्टिन होता है, सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, सही है, मगर नॉन लिविंग है। मगर जब अर्थ की बात आ रही है तो अर्थ में तो लिविंग नॉन लिविंग दोनों चीज आ जाती है, सही है, तो कार्बोहाइड्रेट होगा। 29 का क्या आंसर होगा, कार्बोहाइड्रेट, सही है। 30 इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज एन एंटीकोडॉन अकर, किसमें होता है एंटीकोडॉन, ट्रांसफर आरएनए में, बिल्कुल। मैसेंजर आरएनए में, डीएनए में कोड होता है, सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अल्फा ट्रांसफर आरएनए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ ट्राइग्लिसराइड इन द बॉडी, क्या फंक्शन होता है, एनर्जी स्टोरेज, बिल्कुल सही।
हमारी बॉडी में फैट्स की सूरत में एनर्जी स्टोर होता है एंड फैट्स इज अ ट्राइग्लिसराइड। फैट इज अ ट्राइग्लिसराइड। सही है, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, एनर्जी स्टोरेज। सही है। Which type of protein is characterized by a compact spherical shape? ग्लोबुलर। सही, ग्लोबुलर का स्फेरिकल शेप होता है और फाइब्रस का फिब्रिल्स की तरह शेप होता है। तो 32 का राइट आंसर होगा अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन। कोलेजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन। आ चुका है ये एक बार भी ना, पहले भी ना। बीटा हो जाएगा फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन आर नोन फॉर देयर स्ट्रक्चरल रोल। फाइब्रस प्रोटीन को हम स्ट्रक्चरल रोल की वजह से जानते हैं और ग्लोबुलर प्रोटीन को फंक्शनल रोल की वजह से। 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ली स्ट्रक्चरल रोल। स्टार्च इज अ पॉलीमर कंपोज्ड ऑफ अल्फा ग्लूकोज। बिल्कुल सही, स्टार्च में होते हैं अल्फा ग्लूकोज। सही है। अच्छा, बीटा ग्लूकोज कहां होते हैं, सेल्यूलोज। बीटा ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन सेल्यूलोज एंड अल्फा ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। सही है, तो 35 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अल्फा। 36 which carbohydrate serves as a primary energy storage molecule in plants? Starch। सही है, अल्फा स्टार्च। 36 का अल्फा। Glycogen is primarily found in which type of cells? बोथ ए एंड बी। लिवर सेल में ही पाया जाता है, मसल सेल में ही पाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। Cellulose is a structural polysaccharide found in plant cell wall। सही है, ये भी काफी मुश्किल है, आगे कर दो। 39 chitin is a polysaccharide that provides structural support in fungi। सही है। अच्छा, एक मिनट रुको, बैक करो। इसमें एनिमल नहीं हो सकता। किंगडम एनिमेलिया की एक फाइलम है जिसको कहते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा। उसमें एक क्लास है जिसको बोलते हैं हेक्सापोडा। उस हेक्सापोडा में जो इंसेक्ट्स हैं उनका एक्सोस्केलेटन भी तो ही बनाते हैं, तो एनिमल क्यों नहीं होगा। हाँ, क्योंकि फंजाई में, सारे फंजाई में स्ट्रक्चरल रोल प्ले कर रहा है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं काइटिन, मगर एनिमल में, सारे एनिमल में प्रोवाइड नहीं कर रहे, एक स्पेसिफिक क्लास में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट क्या है, फंजाई। 40 देखो, which type of protein is characterized by fibrous elongated structure providing strength and support? बहुत easy, fibrous protein। beta will be the right answer, fibrous protein। which carbohydrate cannot be digested due to the lack of appropriate enzyme? cellulose। सेल्यूलोज करेक्ट आंसर है। सेल्यूलोज हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो सकता क्योंकि एक एप्रोप्रिएट एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए। क्या है नाम उसका, सेल्यूलेज। अच्छा, सेल्यूलेज जो होता है ना, वो बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ता है। इट ब्रेक्स बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। हमारी बॉडी में पॉलीसैकेराइड को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम होता है उसका नाम है अमाइलेज। और अमाइलेज किसको तोड़ता है, अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को, अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब देखो, क्योंकि स्टार्च और ग्लाइकोजन में अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं तो अमाइलेज उनको ब्रेक कर देता है। सही है, मगर सेल्यूलोज में बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, इसलिए उसको ब्रेक नहीं कर पाता है क्योंकि हमारे पास सेल्यूलेज नहीं है जो कि बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ पाए। सही है। हमारे पास कोई ऐसा एंजाइम है, अगर मैं पूछूं कोई ऐसा एंजाइम बताओ जो बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ सकता हो और हमारी बॉडी में हो, बोलो। लैक्टेज। लैक्टोज में क्या होता है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। सही है, लैक्टोज में क्या होता है, बीटा, लैक्टोज में बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। सही है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है और इसको तोड़ कौन देता है,
लैक्टेज इसको तोड़ देता है बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को। तो हमारी बॉडी में एंजाइम प्रेजेंट होता है बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए, मगर डाइसैकेराइड के बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए होते हैं। पॉलीसैकेराइड के बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए कोई भी एंजाइम नहीं होता है। बात समझ में आ गई? कंफ्यूज मत होना इन दो चीजों पे। तो 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ली सेल्यूलोज। विच बॉन्ड इज प्रेजेंट इन अमाइलोज? कौन सा बॉन्ड अमाइलोज में प्रेजेंट होता है? अमाइलोज अल्फा 1,4। सही है। देखो इस चार्ज में दो चेन होती है, अमाइलोज एंड अमाइलो पैक्टिन। अमाइलोज में होता है, अमाइलोज स्ट्रेट होता है और अमाइलोपेक्टिन ब्रांच होता है। स्ट्रेट चेन होता है तो इसमें सिर्फ क्या प्रेजेंट होगा? अल्फा 1,4। ये ब्रांच है तो इसमें अल्फा 1,4 प्लस अल्फा 1,6। सही है। देखो बताया था ना मैंने, जो स्ट्रेट चेन होती है, ये स्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट की जो चेन है, इसमें अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। मगर ये जो ब्रांचिंग होती है, इस ब्रांचिंग के लेवल पे क्या होता है? अल्फा 1,6। सही है। ब्रांचिंग के लेवल पे अल्फा 1,6 होता है और स्ट्रेट चेन के लेवल पे अल्फा 1,4 होता है। जो पूरा ही अनब्रांच होगा उसमें सिर्फ अल्फा 1,4 होगा, और जो ब्रांच होगा उसमें दोनों होगा, 1,4 भी होगा और 1,6 भी होगा। समझ में आ गई बात? तो अमाइलोपेक्टिन ब्रांच है इसलिए इसमें दोनों होता है। और कौन सा स्ट्रक्चर ब्रांच है? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन भी क्या होता है? ब्रांच होता है। तो उसमें भी 1,4 और 1,6 दोनों हो गए। (43) देखो, 2 DNA strands are separated by how much distance? देखो, 2 DNA स्ट्रैंड 20 एंगस्ट्रॉम के जरिए एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। 20 एंगस्ट्रॉम को हम कह सकते हैं 10⁻⁻10 मीटर। -10 मीटर की जगह हम क्या लगा देते थे? एंगस्ट्रॉम लगा देते थे। ये हो गया। इसको हमने खोल लिया क्योंकि एंगस्ट्रॉम ऑप्शन में नहीं है, जो 2 एंगस्ट्रॉम है वो गलत ऑप्शन है, तो हम इसको क्या कर लेंगे? ओपन कर लेंगे। ओपन कर लिया हमने। अब इसको हमें 20 से, अब देखो 20 है, अगर इसको 10⁻⁻9 मीटर कर दें तो फिर 20 से कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सही है। -9 कर देंगे तो 2 हो जाएगा। अब -9 क्या होता है? नैनो। -9 क्या होता है? नैनो। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 नैनोमीटर। सही है। तो आंसर क्या हो गया? 2 नैनोमीटर। नहीं मिटाना था। ये लो, दोबारा लिख देता हूँ। ये लो। चलो अगली बार से सबको अपनी अपनी कॉपी दूंगा ताकि तुम लोग जो लिखना चाहो वो लिख लो। इन बोन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज, जो बोन में वाटर की जो कंसंट्रेशन होती है वो होती है 20%। ग्लाइकोजन गिव्स विच कलर ऑन द आयोडीन टेस्ट? ग्लाइकोजन लाल रंग देता है आयोडीन टेस्ट पे। सही है। रेड कलर देता है। तो 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ली। ह्यूमन लैक द एंजाइम। इंसान में कौन सी एंजाइम नहीं होता है? बताओ। इधर देखो, लाइपेज भी होता है, अमाइलेज भी होता है, एडिनाइलेट साइक्लेज भी होता है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? नन ऑफ दिस। सही। 46 का करेक्ट आंसर चार्ली, नन ऑफ दिस। 47 देखो, विच बॉन्ड इज प्रेजेंट इन लैक्टोज? β14। और मैंने यही बताया था कि इस β14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए लैक्टेज होता है। तो ये बात कभी मत बोलना कि हमारी बॉडी में बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए कोई एंजाइम प्रेजेंट ही नहीं होता है। होता है, मगर पॉलीसैकेराइड में मौजूद बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए कोई एंजाइम मौजूद नहीं होता है। सही है। विच बॉन्ड इज प्रेजेंट इन अमाइलोपेक्टिन? अमाइलोपेक्टिन में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? बोथ एंड सी। सही है। अल्फा 1,4 भी होता है और अल्फा 1,6 भी होता है। सही है, क्योंकि अल्फा 1,4 स्ट्रेट में होता है और जो ब्रांचिंग हो रही होती है अमाइलोपेक्टिन में उसमें अल्फा 1,6 होता है। तो डेल्टा आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड सी।
ये क्वेश्चन, इफ अ कार्बोहाइड्रेट इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 100 ग्लूकोज मॉलिक्यूल व्हाट विल बी इट्स फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होगा रिजल्टिंग प्रोडक्ट का? सही है C600, देखो C6H12O6, सही है C6H12O6, ये एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का है, इससे ऐसे 100 ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। तो 100 ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा? देखो वैसे तो होना चाहिए C600 H1200 एंड O600, मगर ये आंसर होगा नहीं। सही, ये आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि 100 बॉन्ड्स बन रहे, सॉरी 100 ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिल रहे, 100 ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिल रहे हैं तो बॉन्ड कितने बनेंगे? 99 बॉन्ड्स बनेंगे, बिल्कुल सही। 99 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड होंगे इनके बीच में। इस 100 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में 99 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड्स बनेंगे, क्योंकि 2 के बीच में 1 बनता है, 3 के बीच में 2 बनता है, 4 के बीच में हमेशा 1 बॉन्ड कम बनता है। जितने मोनोमर्स होते हैं बॉन्ड उससे 1 कम होता है। सही, तो 100 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है तो 99 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड बनेगा, और 99 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड बन रहा है, इसका मतलब 99 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रिमूव होगा इससे, क्योंकि एक ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड बनने के उसमें कॉस्ट पे 1 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। तो टोटल कितने वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे? 99 वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे। 99 वाटर मॉलिक्यूल्स में 198 हाइड्रोजन है और 99 ऑक्सीजन रिमूव होगा। सही है, तो होगा तो यही C600 H1200 एंड O600 मल्टीप्लाई कर दिया, मगर इसमें से हमें 198 हाइड्रोजन को बाहर निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा 1002, और ये क्या हो जाएगा 501। सही है, तो रिजल्टिंग कंपाउंड का जो फॉर्मूला होगा ये होगा, क्योंकि 100 ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो कंबाइंड होंगे ना, 100 ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो कंबाइंड होंगे वो कंडेंसेशन से कंबाइंड होंगे। कौन से प्रोसेस से कंबाइंड होंगे? कंडेंसेशन में। और कंडेंसेशन में क्या चीज रिमूव होती है? वाटर। समझ में आ गई बात? फिफ्टी देखो, हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन? 570 पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। सही है, इस तरह 570 होंगे, इस तरह 570 होंगे। देखो जितने भी अमाइनो एसिड्स होता है, जैसे पिछले एमसीक्यू था 50 अमाइनो एसिड्स होंगे तो पेप्टाइड बॉन्ड होगा 49, एक माइनस कर देंगे। सही है, अब फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स इन ईच चेन -1। अब हीमोग्लोबिन में कितने चेन होते हैं? 4 चेन होते हैं। तो अल्फा चेन में 141 अमाइनो एसिड होते हैं, तो पेप्टाइड बॉन्ड होगा 140। दूसरे अल्फा चेन में 141, पेप्टाइड बॉन्ड 140। बीटा चेन में प्रेजेंट होता है 146 अमाइनो एसिड, पेप्टाइड बॉन्ड कितना होगा 145। दूसरी बीटा चेन में प्रेजेंट होता है 146 अमाइनो एसिड, तो इसमें भी पेप्टाइड बॉन्ड होगा 145। तो एक चेन से हम एक माइनस करेंगे, 4 चेन है तो उससे 4 माइनस करेंगे। सही है, तो इसको अगर टोटल कर दे तो आंसर हो जाएगा 574 अमाइनो एसिड्स होते हैं, और बॉन्ड कितने बनते हैं उनके बीच में? 570 पेप्टाइड बॉन्ड्स। इसी तरीके से समझ में आ गई बात? इसी तरीके से अगर इंसुलिन में 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं, 51 अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन इंसुलिन। इंसुलिन में कितने अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं? 51। तो बताओ पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे इनमें? हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड्स? पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे 49, 50 नहीं, क्योंकि 2 चेन होता है। एक चेन 21 अमाइनो एसिड्स का होता है, हाँ बिल्कुल, इंसुलिन में 2 चेन होते हैं, एक में 21 अमाइनो एसिड्स होते हैं, एक में 30 अमाइनो एसिड होते हैं। जिसमें 21 अमाइनो एसिड होगा उसमें 20 पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे, और जिसमें 30 अमाइनो एसिड्स होगा उसमें 29 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। इस तरह पेप्टाइड बॉन्ड क्या हो गए? 49, और अमाइनो एसिड्स हो गए 51।